सभी भाइयों बहनों, इस बार हमको दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे आयोजक महोदय से प्रशंसा ये है कि पूरे गांव में आवाज जा रही है। इन्होंने ऐसा हैंडपंप लगाया है कि दिखाई तो ऊपर थोड़ा पड़ रहा है लेकिन नीचे बीच फुट गया। यहाँ पे जितनी जनता दिखाई पड़ रही है वास्तव में इतनी सुन नहीं रही है, पूरे गांव के लोग सुन रहे हैं। और यही हमारा उद्देश्य था कि हम अपनी बात किसी न किसी रूप में गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें, हमारे भावनाएं गांव के हर बच्चे तक पहुंच सकें। माताएं बहनें घर पर बैठी हों तो वो सुन रही होंगी, किसी का खाना बनाने का समय हो गया है, किसी को भैंस के लिए चारा लाना है, लेकिन आवाज जा रही है। अगर आवाज जा रही है तो सोच भी जा रही है, और अगर सोच जा रही है तो परिवर्तन भी जा रहा है, और अगर परिवर्तन जा रहा है तो आने वाली क्रांति जो जय फांसी के नारे से होगी वो भी आ रहा है और दबे पांव आ रहा है। जब आएगा तो पूरी दुनिया में फांसियों का वही परचम लहराएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम रह गया, अभी अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातों को बिल्कुल इस बात नोटिस करना चाहता हूँ जो शायद पिछली बार मैंने छूट गई होंगी। पहली चीज तो ये कि पारसियों के रक्त ने इस अवध प्रांत की धरती को सींचा। हमने अपने रक्त को बहाया है, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो तुर्क रहे हों। जैसा कि यहाँ पर एक महोदय पूरा अच्छे से आला सुना करके गए थे यहाँ पर, तो आखिर हम पिछड़े कहाँ और पिछड़ने की असली वजह क्या रही। एक बात आप सब लोग जान लीजिए कि इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में पारसियों ने बांधा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कोई पारसी नहीं मिलेगा जिसने इस राष्ट्र के साथ गद्दारी की हो, कहीं किताब में कहीं नहीं मिल सकता है। 50 मिल जाएंगे। सबसे पहले जयचंद्र का ही लोग नाम देखते हैं, जयचंद्र ना होता तो विदेशी आक्रांता भारत में न घुसता, और जयचंद्र से मुकाबला हुआ सातवें पारसी का, आधा उधर जैसा कि उन्होंने स्टोरी पूरी बताई थी। लेकिन इतना रक्त मजबूत हम रखने के बावजूद पिछड़ क्यों गए। किसी लेखक ने लिखा था कि पारसी का लठ पठान ही झेले, यानी कि पारसियों के लठ में इतनी ताकत होती थी कि पठान ही झेल सकता था, हल्का फुल्का आदमी एक ही लाठी में धराशायी हो जाता। ऐसे नहीं लिख दिया। और पारसियों को एक हड्डी ज्यादा का किताब भी दिया गया। वास्तव में एक हड्डी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, उनका पौरुष ऐसा था, उनका बल ऐसा था जो सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। वो बल, वो पौरुष, वो शौर्य पारसियों ने इस धरती पर दिखाया। आजादी मिली हमको 1947 में, पारसी समाज आजाद हुआ 1952 में। और क्यों आजाद हुआ? क्योंकि जराए में मैं उन बातों पे जा रहा हूँ जिन बातों पर आपको ध्यान देना है। बस समय कम है, बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, और अगर इन बातों पे आपने ध्यान दिया तो निश्चित तौर पे आने वाला वक्त सामाजिक बदलाव को जन्म देगा। क्योंकि हर परिवर्तन रक्त मांगता है, और हर परिवर्तन त्याग मांगता है, और हर परिवर्तन समर्पण मांगता है। और वो समर्पण, वो त्याग, वो क्रांति हमारे समाज के युवाओं में है, और यही आने वाले वक्त को बदलेंगे। आज मनोरमा पासी तैयार हो गई, कल सुमन तैयार होगी, फिर धीरे धीरे तैयार हो रहे लड़के, युवा तैयार हो रहे हैं जो लोगों को जवाब देते हैं। किसी ने कह दिया, अभी मैं प्रकरण कह रहा हूँ, ये एक सज्जन थे, अभी पता लड़के, एक लड़का बाराबंकी में जो हमारी विचारधारा को लेके गया, और कोई सज्जन उसको मिल गए, उसने कहा कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कह रहे दलितों के ऊपर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कह रहे तुम दलित बस्ती में रहते हो, तो उसने जवाब दिया कि दलित तू होगा, तेरा बाप होगा। उस लड़के ने कहा जवाब में, तो उसने कहा कैसे कह रहे हो तुम हमको दलित? तो कह रहे तुम हमको कैसे कह रहे हो दलित? तो कह रहे तुम छोटी जाति के हो। तो उसने रिप्लाई दिया तुम छोटी जाति के हो। बात समझिएगा।
अब वो जान रहा है कि हम क्या है और उसका संवाद बढ़ता जा रहा, संवाद बढ़ता गया। युवा लड़का था, 18-19 साल का होगा, ठीक है। उसने कहा कि तुम दलित, तो कह रहे तुम्हारा बाप दलित, मैं क्यों दलित? तो कह रहे तुम दलित कौन होता है? दलित वो होता है दबा होता है, कुचला होता है, सताया होता है, पहली चीज, ठीक है। पार्टियों में दलित वाली विचारधारा सोच कभी रही ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा पार्टियों का रक्त वीरों का रक्त है, और उसने कहा पार्टियों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी इस राष्ट्र के साथ गद्दारी की हो तो बता दो। फिर उसने बताया कि छोटी जाति वो होती है जो संकर होती है, शुद्ध जातियां धरती का रक्त शुद्ध होता है वो नहीं होती, और पार्टियों का रक्त आज भी शुद्ध है। और इसलिए शुद्ध है क्योंकि जब विदेशियों ने देश के लोगों के गद्दारी की वजह से हमारा देश विदेशियों के चुंगल में चला गया, तो पार्टियों ने कहा सत्ता जाए तो जाए लेकिन मान सम्मान न जाए। उसने सत्ता छोड़ दी, जंगलों में चला गया सुअर पाले, और सुअर से विदेशी आक्रांता घृणा करते थे, और उसने अपने मान सम्मान को बचाए रखा। उसने सत्ता के साथ समझौता नहीं किया, और ऐसा कोई भी यहाँ नहीं मिलता जिसने सत्ता के साथ समझौता न किया। वो कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। बाराबंकी में ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पर लोग कन्वर्ट हो गए, आज भी है, कन्वर्टेड हो गए, मुसलमान है लेकिन कह रहे हम दूसरी जाति के हैं, लेकिन कन्वर्ट हो गए। लेकिन पार्टियों ने ऐसा नहीं किया जंगलों में जाने से। तो भैया बड़ा कौन हुआ? बड़ा छोटा तुम डिसाइड करोगे, बड़ा छोटा इतिहास डिसाइड करता है। और हमारे समाज का युवा अगर इस चीज को समझ लेगा तो आने वाली पीढ़ी जब अपने आप को इस दलित विचारधारा से मुक्त कर देगा। विचारधारा क्या है अब समझिएगा, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कहा नहीं गया, जिसकी रही भावना जैसी प्रमुरत पाइन पिन रहती है। अब हम समझ गए कि हम दलित हैं, हम हरिजन हैं, हम छोटी जाति के हैं। अगर हम सोच लेंगे तो हमारी जीवन शैली भी वैसी ही हो जाएगी, नहीं होगी? छोटे तो है ही है। अब ये बनाया किसने हमको, इस पर भी ध्यान देने की बात है कि ये क्योंकि पारसी समाज जब 1952 में आजाद हुआ, जनाब एक्ट से हमको मुक्ति मिली, तो कितने साल पीछे हो गया? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 5 साल वो विकास से पिछड़ गया। आज भी ऐसे ऐसे गांव मिलते हैं जहाँ कक्षा 8 पास कोई लड़की नहीं मिलेगी पासियों की। आज के हालात बता रहा हूँ। और जो शिक्षित नहीं होगा वो अपने बारे में जानेगा क्या? पहली बात, जो पढ़ा लिखा, हमको कैसे पता चला अपना क्या, क्योंकि हम शिक्षित हुए। हमारे समाज में आज भी अगर शिक्षक का ये बोलबाला है तो लोग कैसे अपने बारे में जानेंगे, अपने इतिहास के बारे में जानेंगे? हम लोग गाँव क्यों जाते हैं कि एक चिराग से एक चिराग जला दे, वो चिराग दूसरे चिराग को जला दे, वो चिराग तीसरे चिराग को जला दे। हम कम से कम एक तो जला दे, कम से कम अपनी जिंदगी में ये हमको सुकून मिलेगा कि हमने एक चिराग जलाया, एक सोच बदली, एक विचार बदला। ये हरकत किसने हम पे ला दिया? ये दलित हरकत छोटी जाति किसने लादा हमारे ऊपर? क्या हम अगर किसी एक व्यक्ति से साथ पिछली मीटिंग में भी यही बात हुई थी, अभी ये लड़का है, अभी तो मैं खड़ा कर दो, खड़े हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे कहूं तुम गधे हो तो क्या अपने आप को मानोगे मैं गधा हूं? इधर आओ, क्यों नहीं मानोगे? गधे हो तो यानी मैं गधा नहीं हूं। गधे के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वो ढेंचू ढेंचू बोलता है। ये लक्षण तो गधे भी होते, मेरे में तो मैं इंसान हूं। ये जानते हैं कि मैं गधा नहीं हूं, फिर मैंने तुमसे कह दिया तुम हरजन हो, तुम कैसे मान गए? तुम हरजन कैसे मान गए बताओ? ऐसा यहाँ में कितने लोग आप हरजन मानते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, ईमानदारी से। कोई खड़ा नहीं मानो? जो मानता है हाथ खड़ा कर दे। सब मानते हैं तो आ जाइए हमारे पास। सब मानते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक सोच आपकी बदल दी तो एक सोच दसियों की सोच बदलता है।
माइक ले लीजिए। क्यों मानते हैं? सुनिएगा, पूरे गांव में आवाज आ रही है। हरिजन शब्द का जब निर्माण हुआ तो हमारे देश में ब्राह्मणवाद खूब अच्छे तरीके से था। तो जो गांव की लड़की बेवा हो जाती थी उसको पुजारियों के यहाँ रख दिया जाता था और उससे जो औलाद पैदा होती थी उसको हरिजन कहा जाता था। अब हरिजन हरि के जन्म हरिद्वार जो बसा हुआ है उसके ऊपर पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर राजा इंद्र राज करता था। कौन बताया आपको? ये इतिहास इतिहास प्रमाण पे चलता। इतिहास प्रमाण कथा में नहीं चलता, प्रमाण में। प्रमाण क्या है? लेकिन ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तो उसने कहा कि मैं गधा नहीं हूँ, प्रमाण दो मुझे, दो प्रमाण तो पूछ हमें दिखा दो, 4 पैर दिखा दो, मैं मान लूंगा। प्रमाण दीजिए मुझे, मैं मान लूंगा। आप प्रमाण दीजिए मुझे। बात समझिएगा, आप प्रमाण नहीं दे सकते। प्रमाण तो वेदों पुराण जितने भी वेदों पुराण में क्या प्रमाण है? आप बताइए। बात को डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, यही बात कह रहा हूँ। आप गलती नहीं, आपने जो पढ़ा और जो आपको पढ़ाया गया वो आपने मान लिया। अब ये कहा गया कि धीरज धर्म मित्र और नारी है आपातकाल परखिए चाली पड़ा। अब मैंने उसको पढ़ने के बाद में एनालिसिस किया कि क्या ये बात सही है। आस्तिक होना आसान है, ठीक है, लेकिन नास्तिक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति उस चीज को समझता है, सोचता है और फिर फैसला लेता है बात सही है या नहीं है। अगर वो स्वीकार करता है कि सही है तो मानता है, नहीं स्वीकार करता तो नहीं। अब मैं हाथी सत्य में आगे बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। हरिजन जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही कहा कि नाजायज औलाद को हरिजन कहा जाता है दक्षिण भारत में पहली बार। और हरिजन शब्द का अर्थ क्या बताया जाता है? हरिजन का मतलब हरि के लोग, भगवान के लोग। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, भगवान के सबसे करीब कौन होता है? भगवान के सबसे करीब पुजारी होता है। तो हरिजन कौन हुआ? पुजारी। और पुजारी आज से, अब ये तर्क है, तर्क को कोई काट नहीं सकता। तर्क अगर आप साबित कर देंगे कि है तो वो है। तो हम तर्क ये देते हैं, हरिजन के शब्द का अर्थ है हरि के लोग, भगवान के लोग। और हमको भगवान से कौन मिलाता है? पुजारी। मगर पूरा पुजारी के आप भगवान में नहीं मिल पाओगे। दर्शन भी पुजारी ही कराएगा और साज कटवे भी करा देगा है क्या आपको दर्शन कराए? तो मजवा कौन है? भगवान और हमारे बीच में कौन है मजवा? तो हरिजन कौन है? पुजारी। तो आज तो उसको पुजारी वगैरह हरिजन बोलोगे तो खुश होगा? क्यों नहीं खुश होगा भाई? ये तो भगवान के सबसे करीब होगा। तो सबसे बात है, हरिजन कौन हुआ? जो भगवान के सबसे करीब हमको बताता है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है। अभी मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बात पूरे गांव में जानी भी चाहिए, लोगों को समझना भी चाहिए। क्योंकि हरिजन का शब्द होता है नाजायज औलाद, वो पुजारी जानता है इसका शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन तुम लोग, हम लोग ये अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हमने स्वीकार करना बंद कर दिया, वो बोलना बंद कर